हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही है। हमने पिछले वीडियो तक रीतिकाल को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के कुछ प्रश्नोत्तर और उसके पश्चात शुरू करेंगे आधुनिक काल। अभ्यास के लिए प्रश्न देखें। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा से संबंधित नहीं है? रीति मुक्त धारा में कौन कौन से कवि हैं? तो घनानंद है, ठाकुर भी है, गिरधर कविराय भी है। देव रीतिबद्ध काव्य धारा का है, ना कि रीति मुक्त काव्य धारा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। कवि बिहारी किस रस के प्रधान कवि हैं? तो कवि बिहारी आप सब लोग जानते हैं श्रृंगार रस के प्रधान कवि हैं। इसके पश्चात अमर सिंह राठौड़ की वीरता का वर्णन करने वाले कवि कौन थे? अमर सिंह राठौड़ की वीरता का वर्णन किसने किया था? बनवारी ने किया था। हमने लास्ट में पढ़ा था बनवारी को। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिवा बावनी भूषण के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसे रीति सिद्ध कवि कहा जाता है? तो रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम आता है। तो रीति सिद्ध कवि कौन हैं? बिहारी हैं। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन आता है, आचार्य शुक्ल ने रीति काल का समय क्या माना? तो आचार्य शुक्ल ने संवत में देखें तब तो 1700 से लेकर 1900 तक उन्होंने उत्तर मध्य काल और उसी का दूसरा नाम रीति काल दिया था। ये तो है विक्रमी संवत। और सन में देखें तो 1643 से लेकर 1843 तक ईस्वी में इन्होंने रीतिकाल नाम दिया है। तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी? विक्रमी संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक माना है। इसके पश्चात भूषण के दो भाई भी प्रसिद्ध कवि थे। उनके नाम क्या क्या थे? तो भूषण, मतीराम और चिंतामणि, ये तीनों भाई थे। रीतिकालीन कवियों के तीन वर्ग कौन कौन से हैं? तो रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। किस रचनाकार को योद्धा, संत और कवि कहा गया? तो गुरु गोविंद सिंह को योद्धा, संत और कवि कहा गया। राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा था जो कवि भी था और जिसने अलंकार ग्रंथ की रचना भी की थी? तो ऐसा राजा था महाराजा जसवंत सिंह, जो मारवाड़ के राजा थे। एक प्रतापी शासक था मारवाड़ का, और अलंकार ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। तो अलंकार ग्रंथ का नाम भी हम बता देते हैं, भाषा भूषण इनके द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम है। इसके पश्चात हम शुरू करते हैं आधुनिक काल। तो ध्यान दें, आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से लेकर अब तक भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था। यानी जो भारतेंदु युग अथवा इसी का नाम है पुनर्जागरण काल, इसका उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक के रूप में हुआ था। किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। लेकिन इसकी समय सीमा क्या थी, इसके लिए अनेक विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में और निधन 1885 में हुआ था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल के रचना काल को दृष्टि में रखते हुए उन संवत 1925 से 1950 की अवधि तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को नाम दिया। अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी और इस काल को हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है। किंतु उनके द्वारा निर्धारित कालावधि से कुछ अन्य लेखक में वैमत्य है। वैमत्य यानी इन सब में मतभेदता पाई जाती है। यह उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका थी, जिसका नाम था कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 ईस्वी से मानना उचित होगा।
इसी तर्क का अनुकरण करते हुए सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जाता है कि 1868 से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग माना जा सकता है। भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल सक्रियता थी अपितु इन सब में गहन अंतः संबंध भी था। यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आपस में सक्रियता ही नहीं थी बल्कि इनमें अंतः संबंध भी था। भारतेंदु युगीन कवि कृतित्व पर इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसकी परिणति विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, मद्य यानी मदिरा वगैरह का नशा करते हैं उसका निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिक से अधिक अपनाने लगे थे। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इस काल की अनन्य विशेषता है। इस काल में राष्ट्रीय भावना का उदय भी हो चुका था। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्र में भी वैयक्तिक स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार यद्यपि जनता से संपर्क साधन और प्रशासकीय आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा था, फिर भी अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर भी प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए एक उचित वातावरण बन सका। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण में योगदान दिया कि समय तक आने पर मुद्रण पत्रों का प्रसार होने लग गया था। तो इस वजह से समाचार पत्रों की अधिकता इस युग में आ चुकी थी। परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित नहीं रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं? तो इस युग में शताधिक यानी 100 से अधिक कवियों ने विविध प्रवृत्तियों के अंतर्गत काव्य रचनाएं की, किंतु उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी जिनका उपनाम प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त भी श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त और हरिओद की कविताओं का प्रकाशन भी इस युग से आरंभ हो गया था। सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कविवर हरिश्चंद्र 1850 में जन्म, 1885 में निधन। इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में ये उत्पन्न हुए थे। उनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास भी अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। तो इनके पिता कौन थे? बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास इनका उपनाम था। ये एक प्रसिद्ध कवि रहे थे। हरिश्चंद्र ने बाल्यकाल में अपनी काव्य प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। उस समय के साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? उस समय के साहित्यकारों ने ही दी थी। कवि होने के साथ भारतेंदु एक अच्छे पत्रकार भी थे। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था। उनकी काव्य कृतियों की संख्या लगभग 100 मानी है, जिनमें प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति आदि का विशेष उल्लेखनीय योगदान है। यानी इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति, ये प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की।
उन्होंने हिंदी, ब्रज और उर्दू शैली में भी कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में जहां प्राचीन परंपरागत विशेषताएं मिलती है, वहीं नवीन काव्य धारा का भी प्रवर्तन किया है। राजभक्त होते हुए भी वे एक सच्चे देशभक्त थे। भारतेंदु कविता के क्षेत्र में वे नवयुग के अग्रदूत माने जाते थे। अगले आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन, जिनका जन्म 1855 और निधन 1923 में, इनका प्रमुख स्थान है। यानी भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ। भारतेंदु की भांति उन्होंने भी पद्य और गद्य दोनों में ही विपुल साहित्य रचना की है। साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बिनी के संपादन द्वारा उन्होंने तत्काल पत्रकारिता को नई दिशा दी थी। तो इनके दो पत्र कौन से हैं? साप्ताहिक पत्रिका है नागरी नीरद और मासिक पत्र है आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादृश, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित हैं। इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता के साथ साथ जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की भी अभिव्यक्ति हुई है। यद्यपि उन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं की भी रचना की है, तथापि राष्ट्रीय भावना की नई लहर भी उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। अगले आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र का जन्म बेजेगांव, जिला उन्नाव में हुआ था। वे ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय नहीं अपनाकर साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। कि इनके पिताजी ज्योतिष का व्यवसाय करते थे, तो इन्होंने ज्योतिष विद्या को छोड़ा था और ये साहित्य रचना की ओर अग्रसर हुए। कविता, निबंध और नाटक उनके मुख्य रचना क्षेत्र हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम और श्रृंगार विलास इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। इन्होंने प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन अधिक मनोयोग के साथ किया है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में मिश्र जी का अग्रणी स्थान है और प्रेमघन की भांति ही उन्होंने भी लावणी शैली में अनेक कविताएं लिखी है। ये लावणी शैली एक संगीत की एक शैली है जिसमें इन्होंने कविताएं लिखी है, जिसमें प्रेम, दुख, पीड़ा, हर्ष इनका अच्छे से इनका वर्णन किया जा सकता है। अगले हैं जगमोहन सिंह। ठाकुर जगन मोहन सिंह मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। उन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य की अवतारणा उनकी मुख्य काव्य प्रवृत्तियां हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजिनी और देवयानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जगमोहन में काव्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी और वे भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। कल्पना, लालित्य, भावुकता, चित्रशैली और सरस मधुर ब्रज भाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषताएं हैं। अगले आते हैं अंबिका दत्त व्यास। काशी निवासी कविवर दुर्गादत्त व्यास के पुत्र हैं अंबिका दत्त व्यास, जो एक सुकवि थे। वे संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में ही साहित्य रचना किया करते थे। ये पीयूष प्रवाह पत्रिका के संपादक रहे हैं। पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी ये इनकी अंबिका दत्त व्यास की प्रसिद्ध 3 रचनाएं हैं। इनकी रचना ललित ब्रज भाषा में हुई है। उन्होंने खड़ी बोली में कंसवध, जो अपूर्ण है, शीर्षक एक प्रबंध काव्य की रचना आरंभ की थी, किंतु इसके केवल 3 सर्ग ही लिखे जा सके। इन्होंने समस्या पूर्तियाँ भी लिखी हैं। उनकी भारतीय संस्कृति में गहन आस्था थी। उन्होंने सरल और कोमल कांत पदावली के प्रयोग को वरीयता दी है। अगले आते हैं राधा कृष्ण दास।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही फुफेरे भाई थे राधा कृष्णदास, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय साहित्य रचना की। उनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत बारहमासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। भारत बारहमासा और देश दशा, ये दो प्रसिद्ध रचनाएं राधा कृष्णदास की हैं, जो भारत के विषय में लिखी हैं। इनकी कुछ कविताएं राधा कृष्णदास ग्रंथावली में भी संकलित हैं। उन्होंने भी खड़ी बोली और ब्रज भाषाओं में अपनी कविताएं रची हैं। अन्य कवि कौन कौन हैं? भारतेंदु काल के इनके अतिरिक्त अन्य कवियों का योगदान भी स्मरणीय है। इनकी रचनाओं में भक्ति भावना और श्रृंगार वर्णन की प्रमुखता रही है। इस संदर्भ में नवनीत चतुर्वेदी का नाम आता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है कुब्जा पचीसी, जो रीति पद्धति की सरस रचना है। नवनीत चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? कुब्जा पचीसी। इनके शिष्यों में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने आगे चलकर विशेष ख्याति प्राप्त की थी। गोविंद गिलाभाई ने इस काल में श्रृंगार सरोजिनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी और षड ऋतु, भक्ति और प्रेम वर्णन संबंधी रचनाएं लिखी हैं। तो गोविंद गिलाभाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार सरोजिनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी और षड ऋतु वर्णन। षड ऋतु ये गोविंद गिलाभाई की रचनाएं हैं। दिवाकर भट्ट कृत नखशिख और नवोढ़ा रत्न, ये भी रीति पद्धति की रचनाएं हैं। तो दिवाकर भट्ट की रचनाएं कौन सी हैं? नखशिख और नवोढ़ा रत्न। रामकृष्ण वर्मा बलबीर ने बलबीर पचासा भी लिखी थी। राधा कृष्ण वर्मा, जिनका उपनाम बलबीर, तो इन्होंने बलबीर पचासा लिखी। और राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे ने लिखा था प्यारे प्रमोद में एक श्रृंगार परक कविता इन्होंने लिखी थी। गुलाब सिंह की प्रेम सत्सई और राव कृष्णदेव शरण सिंह की गोप का प्रेम संदेशा भी श्रृंगार परक रचनाएं हैं। तो राव कृष्णदेव शरण सिंह, गोप इनका उपनाम, और इनकी रचना है प्रेम संदेशा। गुलाब सिंह की रचना है प्रेम सत्सई। तो इन्होंने भी इस काल में रचनाएं लिखी। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी कविताएं लिखी गई। इनमें राधाचरण गोस्वामी की नवभक्तमाल, गोविंद गिलाभाई की नीति विनोद और दुर्गादत्त व्यास के अदमोद्धारक शतक भी प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु युग पुरातन और नवीन के संधि स्थल पर स्थित है, यानी पुराने और नए के बीच का संधि स्थल भारतेंदु युग है। इस युग की उपलब्धि यह है कि इसके पूर्व में रीति काल श्रृंगार की प्रवृत्ति पर बल दे रहा था। उसके स्थान पर कविगण समाज और राष्ट्र के उद्बोध देने वाली लोक मंगलकारी दृष्टि की ओर लोग उन्मुख होने लग गए थे, जिसकी पूर्ण परिणति आगे चलकर द्विवेदी युग में हमें दिखाई देती है। भारतेंदु युग में कुछ गद्य साहित्य भी लिखा गया था, तो वो कौन कौन सा था? भारतेंदु युग में अर्थात 19वीं शती के अंतिम चरण में पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण की लहर दौड़ चुकी थी। सामंतीय ढांचा टूट चुका था। अंग्रेजी शिक्षा के विकास की गति चाहे धीमी रही हो और उसके उद्देश्य चाहे जितने सीमित रहे हों, उसका व्यापक प्रभाव देश में शिक्षित समाज पर पड़ता नजर आ रहा था। भारत में राष्ट्रीय एवं सामाजिक सोच विकसित हो चुकी थी। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता थी। भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ठीक समय पर उचित नेतृत्व प्रदान किया और अपने निबंधों, नाटकों तथा भाषणों में जागरण का संदेश दिया। उनके सहयोगियों और समर्थकों ने उनके द्वारा प्रशस्त पथ पर चलकर हिंदी की जो सेवा की है वह अविस्मरणीय है। भारतेंदु कालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। भारतेंदु कालीन साहित्य कैसा साहित्य है? सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। इस युग में गद्य की लगभग सभी विधाओं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि सभी का विकास और लेखन हुआ था। नाटक कौन कौन से लिखे गए थे भारतेंदु युग में? इस हिंदी नाटकों का आरंभ हरीश चंद्र से ही माना जाना चाहिए।
इसके पूर्व में प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, लच्छी राम का करुणाभरण, नेवाज का शकुंतला, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, रघुराय नागर का सभासार, उदय का राम करुणाकर और हनुमान नाटक आदि उल्लेखनीय मिलते हैं, जो नाटकीय तत्वों की दृष्टि से खरे नहीं उतरते। कि हरिश्चंद्र से पहले भी अनेक लोगों ने नाटक लिखे थे, लेकिन उनमें नाटकीय तत्वों की पूर्णता नहीं थी। इसके पश्चात भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने एक नहुष नाम का नाटक लिखा था 1857 में, किंतु वह ब्रजभाषा में लिखा गया था। गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक नाटक लिखा, जो पद्यबद्ध रचना थी तथा संस्कृत का ही हिंदी में अनुवाद था। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नामक नाटक लिखा, इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली थी। इसके बाद भारतेंदु युग का उदय हुआ था। भारतेंदु अपने युग के श्रेष्ठ नाटककार थे। उन्होंने अनुदित और मौलिक नाटक लिखे हैं। अनुदित यानी होता है अनुवाद किया हुआ, और मौलिक यानी होता है कि स्वयं के द्वारा लिखा हुआ। विद्या सुंदर 1868 में लिखा, जो संस्कृत के चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का ही हिंदी रूपांतरण था। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने दूसरा नाटक लिखा था रत्नावली, जो संस्कृत से अनुवादित नाटक था। पाखंड विडंबन, जो कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय के नाटक का ही अनुवाद था। धनंजय विजय, जो कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद था। कर्पूर मंजरी, जो 1875 षटक कांचन के संस्कृत नाटक का अनुवाद था। भारत जननी, जो एक नाट्य गीत था। मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद था। दुर्लभ बंधु, ये एक प्रहसन था। अब ये नाट्य गीत, प्रहसन, नाटिका, गीति रूपक, ये सब क्या है? तो ये नाटकों के प्रकार हैं। नाटक दो प्रकार के होते हैं, एक श्रव्य नाटक और एक होते हैं दृश्य नाटक। तो ये दृश्य नाटकों का ये प्रहसन है, ये दृश्य नाटक का ही एक प्रकार है। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौसदम, जो भाण भी ये प्रहसन जैसे है, वैसे ही दृश्य नाटक का एक भाग है। भारत दुर्दशा ये नाट्य रासक है। नीला देवी ये गीति रूपक है। अंधेर नगरी भी प्रहसन है। सती प्रताप गीति रूपक है। प्रेम जोगिनी नाटिका आदि इन्होंने नाटक लिखे थे। तो ये नाटकों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से नाटक लिखे गए थे भारतेंदु के द्वारा? विद्या सुंदर लिखा गया था, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौसदम, भारत दुर्दशा, नीला देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी ये प्रसिद्ध नाटक थे। इस युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानिक एवं समसामयिक समस्याओं को लेकर नाटक लिखे गए। ऐतिहासिक नाटकों में भारतेंदु का नील देवी और श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर। तो ऐतिहासिक नाटकों में भारतेंदु का तो नील देवी और श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, राधा चरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़ और राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप नाटक उल्लेखनीय हैं। रोमानी नाटकों में श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता संवर्ण। तो जो नाटक रोमानी नाटक में कौन कौन से हैं? श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता संवर्ण। किशोरीलाल गोस्वामी का है प्रणयिनी परिणय और मयंक मंजरी। शालिग्राम शुक्ल का है लावण्यवती सुदर्शन। रणधीर प्रेम मोहिनी को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, जो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। समसामयिक समस्याओं पर लिखे नाटकों में देखें। समसामयिक समस्या यानी उस समय में जिस समय नाटक लिखा जा रहा था, उस समय की विशेषतया क्या समस्या थी? तो भारतेंदु का भारत दुर्दशा, बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष, खड़ग बहादुर मल का भारत आरत, अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य, राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला और गोपाल राम गहमरी का देश दशा। तो ये नाटक समसामयिक समस्याओं पर लिखे हुए थे। इसके पश्चात आते हैं उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से लिखे गए थे? इस युग में उपन्यास भी खूब लिखे गए एवं सभी विषयों को लेकर लिखे गए थे।
अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का था, परीक्षा गुरु। इसके पहले श्रद्धाराम फुलोरी ने भाग्यवती नामक एक लघु सामाजिक उपन्यास भी लिखा था। इस युग के उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन, राधा कृष्ण दास, लज्जाराम शर्मा, देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी प्रमुख हैं। भारतेंदु काल में सामाजिक ऐतिहासिक तिलस्मी अय्यारी, ये तिलस्मी अय्यारी क्या होता है कि जादू पर आधारित, तंत्र मंत्र पर आधारित नाटक, जासूसी और रोमानी उपन्यासों की काफ़ी रचना हुई थी। सामाजिक उपन्यासों में भाग्यवती और परीक्षा गुरु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, तो ये तीनों नाटक किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट के। कौन कौन से? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिक लाल और स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी। लज्जाराम शर्मा के नाटक कौन से हैं? धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी, तथा किशोरीलाल गोस्वामी का त्रिवेणी व सौभाग्यश्रेणी, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो भारतेंदु युग के सामाजिक उपन्यासों में एक बार फिर से देखें, सामाजिक उपन्यासों में कौन कौन से हैं? भाग्यवती और परीक्षा गुरु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा और नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी और किशोरीलाल गोस्वामी का त्रिवेणी व सौभाग्यश्रेणी, ये प्रमुख नाटक हैं जो सामाजिक उपन्यास हैं जो सामाजिक उपन्यास हैं। तिलस्मी अय्यारी के उपन्यासों में देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी, तो ये नाटक है देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी, तथा हरे कृष्ण जौहर का कुसुमलता उपन्यास प्रसिद्ध हुए। इस युग के सर्वप्रधान उपन्यास लेखक किशोरीलाल गोस्वामी ही माने जाते हैं। इस युग में बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों का अनुवाद भी बहुत हुआ था। कहानियाँ कौन कौन सी लिखी गई? हालांकि इस युग में कहानियाँ कम ही लिखी गई। इस युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ था। कहानियों के नाम पर कुछ प्रकाशित संग्रह प्राप्त होते हैं, जिनमें मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में संकलित 100 कहानियाँ, यानी मनोहर कहानी नाम से कोई पुस्तक थी, उसमें लगभग 100 कहानियाँ थी। अंबिका दत्त व्यास का कथा कुसुम कलिका, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का वामा मनोरंजन और चंडी प्रसाद सिंह का हास्य रत्न आदि इनके कहानियों के कुछ संग्रह हैं। वस्तुतः ये लोक प्रचलित और इतिहास पुराण कथित शिक्षा नीति और हास्य प्रधान कथाएं हैं, जिन्हें तत्कालीन लेखकों ने स्वयं लिखकर या लिखवा कर संपादन करके प्रकाशित करवा दिया था। इस काल के निबंध कौन कौन से हैं? भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता निबंध लेखन में ही प्राप्त हुई थी। निबंधों का संबंध पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ था। इस युग में राजनीति, समाज सुधार, धर्म, आध्यात्म, आर्थिक दुर्दशा, अतीत का गौरव, महापुरुषों की जीवनियाँ आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। इस युग के लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध विधा को खूब समृद्ध किया था। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने इस विधा को और भी विकसित और समृद्ध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इन्हें हिंदी का स्टील और एडिशन कहा था। बालकृष्ण भट्ट को तो कहा था हिंदी का स्टील रामचंद्र शुक्ल ने, और प्रताप नारायण मिश्र को कहा था एडिशन। भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख निबंधकार कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री आदि थे। इन सभी निबंधकारों का संबंध किसी न किसी पत्र पत्रिकाओं से था। कि इन सभी का संबंध, ये संबंध है यहाँ पर, इन सभी का संबंध किसी न किसी पत्र पत्रिका से था।
जैसे हम देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन से संबंधित थे, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका से, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप से, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी से, श्रीनिवास दास सदादर्श और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु का संपादन किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट इस युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार थे। उन्होंने सामयिक समस्याओं पर जमकर लिखा था, जैसे बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरवस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्रता आदि इसी प्रकार के निबंध हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनोभावों से संबंधित भी निबंध लिखे हैं। इस युग में विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक, अनुसंधानात्मक एवं भाषण आदि सभी शैलियों में निबंध लिखे गए हैं। अब आती है आलोचना की बारी। भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हुआ था। हिंदी प्रदीप नाम का एक ऐसा पत्र था जो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। वस्तुतः भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही है। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम अगर हम देखें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना की आनंद कादम्बिनी में की थी। तो श्रीनिवास दास के द्वारा कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी नाम से किसने की थी? बद्री नारायण चौधरी ने। बद्री नारायण चौधरी ने एक आलोचना ग्रंथ लिखा था आनंद कादम्बिनी, जिसमें श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह द्वारा लिखा हुआ बंग विजेता की आलोचना की थी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त भी इसी परंपरा में आगे बढ़ने लगे। भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित आलोचनाएं भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है, किंतु उनका कृतित्व बहुत कुछ द्विवेदी युग की सीमा में चला जाता है। बाल मुकुंद गुप्त की जो आलोचनाएं ना वो अधिकतर द्विवेदी युग तक जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम में भारतेंदु युग के गद्य साहित्यकारों का महत्व एवं योगदान असाधारण है। इसी युग में हिंदी प्रदेश में आधुनिक जीवन चेतना का उन्मेष हुआ। हिंदी गद्य की प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात भी भारतेंदु युग में ही हुआ था। भारतेंदु काल का साहित्य व्यापक जागरण का संदेश लेकर आया और भाषा के स्वरूप विकास में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा भारतेंदु युग। तो आप इनकी रचनाओं को और इनके लेखकों को सामने लिख लें तो आपको याद रह जाएंगे। एक साइड में लेखक लिख लें और उसी के सामने उनकी जितने जो भी नाटक है, कहानी है, आलोचना है, निबंध है, उनको लिखते जाएं ताकि आप इनको याद कर पाएं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग को। तब तक के लिए धन्यवाद।